यह है लोकाकाश का मानचित्र और वह लोकाकाश 14 राजू का माना जाता है। इसके 3 वेद हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊर्ध्वलोक, बीचों बीच में सेंटर में जो गोल गोल आकार में दिखाई दे रहा है वह मध्यलोक है और उस गोल गोल से नीचे जितना भी भाग दिखाई दे रहा है वह अधोलोक है। 7 राजू का है और नीचे का भी अधोलोक 7 राजू का है। इस प्रकार 14 राजू का पूरा लोकाकाश है जो आप चित्र में देख रहे हैं। फिर मध्यलोक कहाँ आ जाता है, तो जो ऊर्ध्वलोक है उसी में से 7 राजू के एक छोटे से हिस्से में 1,40,000 योजन जो सुमेरु पर्वत का प्रमाण है उतना ही मात्र मध्यलोक का प्रमाण माना जाता है। अर्थात उन 7 राज्यों में ही ये मध्यलोक का प्रमाण भी समाहित हो जाता है। आगे आप देख रहे हैं कि वही लोकाकाश किस प्रकार से बना हुआ है। अभी हमने जो चित्र देखा था वह फ्रंट था, उसके आगे का जो भाग है वो दिखाई दिया था। जैसे हम लोग किसी का घर देखते हैं आगे से फ्रंट भाग उसका मुख को, वैसे ही फिर पीछे तक कैसा फैला है तो इसी प्रकार से ये पीछे तक भी पूरा फैला हुआ है। और इसके बीचों बीच में जो हमें एक नाली टाइप की दिखाई दे रही है, ये चौकोर एक राजू की तृष्णाली होती है। इस तृष्णाली में ही 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव रहते हैं। बाकी जो शेष हिस्सा दिखाई दे रहा है आगे से पीछे तक, उसमें मात्र निगोदिया जीव रहते हैं। तृष जीव वहाँ पर नहीं पाए जाते। निगोदिया मतलब एक इंद्रिय जीव जो निगोदिया होते हैं वही इस तृष्णाली के बाहर और अंदर भी पाए जाते हैं, किंतु तृष जीव मात्र इस नाली के अंदर ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते। अधोलोक को यदि हम लोग विशेष रूप से समझना चाहें तो ये 7 भागों में ये नरक आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम ऊपर दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, स्टेप बाय स्टेप ये 7 नरक हैं अधोलोक में। उसके पश्चात यदि कोई आपसे पूछे कि लोकाकाश का हम आकार कैसे समझें, सामान्य से यदि हमें किसी प्रकार से समझना हो तो उसका आकार कैसे हम समझ सकते हैं, तो यह आपको चित्र दिखाई दे रहा है पुरुषाकार में। पुरुषाकार का नीचे अर्थ भी खोल के रखा है कि पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े पुरुष की तरह लोक का आकार है। जैसे कोई भी पुरुष अपने दोनों पैरों को सर्वप्रथम फैला ले और फिर अपने कमर पर दोनों हाथ रख ले तो यह आकार पूरा लोकाकाश का हो जाता है। नाभि से ऊपर का जितना हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक में चला जाता है, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो अधोलोक में चला जाता है। और नाभि जैसे कि शरीर में जितने हिस्से में नाभि सबसे छोटे हिस्से में है तो उतने हिस्से में मध्यलोक माना जाता है, बाकी नीचे अधोलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक माना जाता है। ये पुरुष के आकार में लोकाकाश समाहित है। फिर यदि हम लोग सबसे पहले हम लोग मध्यलोक की चर्चा प्रारंभ किए थे, हम लोगों को समझना था कि कितनी कर्म भूमियाँ होती हैं, तो सबसे पहले हमें कर्म भूमि के विषय में समझने से पहले मध्यलोक के बारे में समझ लेना चाहिए कि मध्यलोक जो बीचों बीच में तीर का निशान आप देख रहे हैं वो मध्यलोक है। तो वो किस प्रकार से फैला है, तो ये जो बाजू में एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन द्वीप और समुद्रों में से हम लोगों को मात्र 2.5 द्वीप खोजना है, क्योंकि कर्म भूमियाँ मात्र 2.5 द्वीप में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला जो इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले व्रत क्षेत्र है, फिर हेमवत क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे इस साइड हरि क्षेत्र लिखा है, चौथे नंबर पे विदेह क्षेत्र है। और विदेह क्षेत्र 2 भागों में बटा है, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है इसलिए वह 2 भागों में बट गया। हेमवत क्षेत्र है फिर, और फिर
रम्य क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र और लास्ट में ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में से मात्र भरत, विदेह और ऐरावत क्षेत्र, इन 3 ही कर्म भूमियाँ होती हैं, बाकी सब में भोग भूमियाँ होती हैं। ये अपन लोग आगे समझेंगे। यह इस प्रकार से भी आप इस ढाई जम्बूद्वीप को समझ सकते हैं। नीचे जो गोल सर्कल बने हैं और ऊपर बना है, ये कर्म भूमि संबंधी हैं और बीच में सुमेरु पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। ये विदेह क्षेत्र संबंधी सुमेरु पर्वत है बीचों बीच में, और इस विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमियाँ पूर्व से उत्तर फैली हुई हैं। ये अपन समझ के आए थे। ये जो अभी हम लोगों ने देखा था सुमेरु पर्वत, वो किस प्रकार का है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त समझ रहे हैं क्योंकि हमें विशेष रूप से तो समझना है कर्म भूमियों को। तो ये जो विदेह क्षेत्र के बीच बीच में सुमेरु पर्वत है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। पर्वत बने हुए हैं और बीच में सबसे ऊपर जो टॉप पर आप देख रहे हैं वो चोटी, जहाँ पर भगवान का अभिषेक आदि होता है। इस प्रकार से समझ लें। आगे ये जो 32 नगरियाँ आप लोग समझ के आए हैं, विदेह क्षेत्र जो समझ के आए हैं, उस विदेह क्षेत्र में इस प्रकार से 32 नगरियाँ होती हैं। अर्थात वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें विदेह भरत क्षेत्र जैसे 32 क्षेत्र बन सकते हैं, जिनको हम लोग नगरियों के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग समझेंगे भरत क्षेत्र से 32 गुना बड़ा ये विदेह क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर 32 कर्म भूमियाँ बन सकती हैं, होती ही हैं। ऐसा हम लोग समझ के चलें ताकि हमें आगे समझने में दिक्कत ना आए। फिर दूसरे एंगल से भी इस चित्र को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं ढाई द्वीप। ये जो ढाई द्वीप दिखाई दे रहा है, ये एक चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद धातकीखंड क्षेत्र है, द्वीप है, फिर उसके बाद पुष्करवर्त, जिसको पुष्करार्ध आधा द्वीप लिया जाता है, वो पुष्करार्ध द्वीप है। और जो हरा हरा रंग के दिख रहे हैं वो समुद्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। इस के माध्यम से हम लोग ढाई द्वीप को अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है जम्बू द्वीप। फिर इसके बाद आता है जो हरे कलर में, वो है लवण समुद्र। फिर इसके पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखने मिल रहा है कि ये आ गया हमारा धातकीखंड। उस समुद्र के बाद है धातकीखंड। फिर एक और समुद्र आएगा इस खंड द्वीप के बाद, जिसका नाम है कालोदधी, काले रंग में जो दिखाई दे रहा है। फिर इस समुद्र के बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम है पुष्करार्ध द्वीप। आधा लिया है इसलिए पुष्करार्ध बोल दिया। क्यों लिया है आधा? क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है, जिसके कारण आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। तो आधा ही द्वीप में मनुष्य जा सकते हैं, और जहाँ जहाँ मनुष्य होते हैं वहीं वहीं कर्म भूमि होती है। इसलिए इस प्रकार से हमने ये ढाई द्वीप को समझा, जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, धातकीखंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करार्ध। तो जम्बू द्वीप पहला एक द्वीप हो जाता है, दूसरा द्वीप है धातकीखंड, और आधा पुष्करार्ध द्वीप। ऐसे करके ये ढाई द्वीप कहलाते हैं। इन ढाई द्वीपों के बीच में ये 2 समुद्र भी समाहित माने जाते हैं। पर ये समुद्रों में कर्म भूमियाँ नहीं होती, इसलिए इनको यहाँ पर अपन ज़्यादा फोकस ना करते हुए मात्र ये ढाई द्वीप को हम लोग बार बार नाम आता है ग्रंथों में, आपको सुनने में आता होगा कि ढाई द्वीप में मनुष्य पाए जाते, इसलिए भारतवर्ष का नाम लिया जाता है। और मोक्ष का साधन मात्र यही ढाई द्वीप ही है। आगे इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ढाई द्वीप हैं। प्रारंभ में आपको जम्बू द्वीप, फिर धातकीखंड द्वीप, फिर पुष्करार्ध द्वीप दिखाई दे रहा है, बीच बीच में समुद्र दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो कर्म भूमियाँ होती हैं, वो कर्म भूमि किसे कहते हैं? कर्म भूमि तो जहाँ पर अशी मशी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्या, ये सटकर्म जहाँ पर करना पड़ता है उसे कर्म भूमि कहते हैं। ये कर्म भूमि कितनी होती है? तो कर्म भूमि पूरे ढाई द्वीप में जो अभी अपन समझ के आए, इसमें 15 कर्म भूमि होती हैं। इनकी ही भेद करने पर 15 के जब हम भेद कर देते हैं तो कर्म भूमि 170 भी हो जाती हैं। वो हम आगे समझते हैं कैसे होती हैं। तो जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। पहला भरत क्षेत्र है जिसमें कर्म भूमि है, दूसरा अहमवत क्षेत्र जहाँ भोग भूमि है, फिर तीसरा हरि क्षेत्र है, भोग भूमि है,
विदेह क्षेत्र यहाँ पर कर्म भूमि है। यहाँ पर भोग भूमि में होती है, पर यहाँ पर विशेष रूप से कर्म भूमि है। फिर रम्यक क्षेत्र है जहाँ भोग भूमि है। एरण्यवत क्षेत्र है, वहाँ भी भोग भूमि है। 7वें नंबर का ऐरावत क्षेत्र यहाँ कर्म भूमि है। तो मिलाकर देखें तो एक भरत में कर्म भूमि है, एक विदेह में है और एक ऐरावत क्षेत्र में। ऐसे इस प्रकार से जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। जम्बूद्वीप से दुगुनी अर्थात डबल धातु खंड की व्यवस्था है। इस कारण से यदि जम्बूद्वीप में एक भरत था तो यहाँ पर 2 भरत हो जाते हैं, और 2 विदेह क्षेत्र थे तो वहाँ पर एक विदेह क्षेत्र था, यहाँ पर 2 विदेह क्षेत्र हो जाते हैं। भरत में जम्बूद्वीप में एक ऐरावत क्षेत्र था तो यहाँ पर 2 ऐरावत क्षेत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से 2 भरत में 2 कर्म भूमियाँ, 2 विदेह क्षेत्र में 2 कर्म भूमियाँ, 2 ऐरावत क्षेत्र में 2 कर्म भूमियाँ, कुल मिलाकर के धातु खंड में 6 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार पुष्कर द्वीप में धातु खंड से डबल व्यवस्था होती है, किंतु इस पुष्करवत द्वीप के बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत है, जिसके कारण से कोई भी मनुष्य इस पर्वत के उस पार नहीं जा सकता है। उस पार नहीं जा सकता है तो उस पार कर्म भूमि भी नहीं है। इस कारण से पुष्करवत द्वीप के आधे भाग में धातु खंड द्वीप की तरह व्यवस्था है, अर्थात 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 विदेह क्षेत्र हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र हैं। तो 2 भरत की 2 कर्म भूमियाँ, 2 ऐरावत क्षेत्र की 2 कर्म भूमियाँ और 2 विदेह क्षेत्र की 2 कर्म भूमियाँ, कुल मिलाकर के पुष्करवत द्वीप में भी अर्थात पुष्कर द्वीप में भी 6 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। अब कुल हम यदि गिनते हैं तो जम्बूद्वीप की 3, धातु खंड की 6 और पुष्करार्ध की 6, कुल 15 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। इन कर्म भूमियों को यदि 15 को हम लोग संक्षेप में सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं सारणी को कि जम्बूद्वीप में एक भरत है तो एक कर्म भूमि, जम्बूद्वीप में एक विदेह क्षेत्र है तो एक कर्म भूमि, और जम्बूद्वीप में एक ऐरावत क्षेत्र है तो एक कर्म भूमि। इनको प्लस कर देंगे तो 3 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियाँ। धातु खंड में 2 भरत क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमियाँ, धातु खंड में 2 विदेह क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमियाँ, और धातु खंड में 2 ऐरावत क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमियाँ। ऐसे टोटल करेंगे इनका तो 6 कर्म भूमियाँ धातु खंड में हो जाती हैं। पुष्करार्ध वर्ग में पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 भरत क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमियाँ, 2 ऐरावत विदेह क्षेत्र हैं तो 2 कर्म भूमियाँ, और 2 ऐरावत क्षेत्र हैं पुष्करार्ध द्वीप में तो 2 कर्म भूमियाँ होंगी। इस प्रकार टोटल मिलाकर 6 हो जाती हैं। तो यदि हम लोग लास्ट में देख रहे हैं आप जम्बूद्वीप की 3, धातु खंड की 6 और पुष्करार्ध की 6, टोटल ऐसे गिनेंगे तो भी 15 होती हैं। और यदि हम लोग ऐसे गिने कि जम्बूद्वीप का 1 भरत, धातु खंड के 2 भरत और पुष्करार्ध के 2 भरत तो कुल 5, फिर जम्बूद्वीप का 1 विदेह, धातु खंड के 2 विदेह, पुष्करार्ध के 2 विदेह, टोटल मिलाएंगे तो 5 हो जाते हैं। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र के भी 5 हो जाते हैं। टोटल मिलाकर इनको कुल संख्या निकालेंगे तो 15 आ जाती है। इस प्रकार से ये हम लोगों ने भेद ना करके बिना भेद के ही 15 कर्म भूमि को समझा है। अब यदि हम लोग भेद की अपेक्षा से समझना चाहेंगे तो ये हमारे सामने रखा हुआ है कि भेद में कोई विशेष नहीं है, बस हम लोगों को विदेह क्षेत्र के भेद हो जाते हैं, बाकी तो भरत में कोई भेद नहीं होता, भेद एक ही रहता है। पर विदेह क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें भेद करने पर जम्बूद्वीप के विदेह में 32 कर्म भूमियाँ बन सकती, इतना बड़ा है वो। मतलब जितना प्रमाण भरत क्षेत्र का है, विदेह क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें 32 भरत क्षेत्र जैसी नगरियाँ बन सकती हैं। इसलिए यहाँ पर विदेह क्षेत्र की 32 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं, और ऐरावत क्षेत्र की एक ही रहती है। फिर धातु खंड में 2 भरत थे, 2 ही रहेंगे, पर यहाँ पर डबल व्यवस्था विदेह धातु खंड में हो जाने से 64 हो जाते हैं। फिर ऐरावत क्षेत्र भी 2 ही थे तो 2 ही रहेंगे, वहाँ पर 1 की जगह डबल 2 हो जाते हैं। पुष्करार्ध द्वीप में भरत 2 हो जाते हैं और विदेह क्षेत्र 64 हो जाते हैं, ऐरावत क्षेत्र 2 हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 68 हो जाते हैं। ऐसे कुल मिलाएंगे तो 34, 68, 68 मिलाकर के 170 हो जाते हैं। यदि इस प्रकार से गिने हम भरत का 1,
जम्बूद्वीप का भरत 1, धात्की खंड के भरत 2 और पुष्करात के भरत 2, तो 5। फिर विधेय 32 जम्बूद्वीप संबंधी, धात्की खंडी संबंधी विधेय 64, पुष्करार्ध संबंधी विधेय 64, टोटल मिलाएंगे 32 प्लस 64 प्लस 64, तो टोटल 160 हो जाते हैं। और जम्बूद्वीप संबंधी भरत 1, धात्की खंड संबंधी ऐरावत 2 और पुष्करार्ध संबंधी ऐरावत 2, ऐसे मिला करके ये टोटल आने पर 5 आ जाते हैं। इनको भी यदि जोड़ते हैं तो ये भी 70 हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 70 जो 170 कर्मों में हो जाती हैं, उसमें एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं उसको अपन लोग आगे के समय में समझेंगे। आज बस इतना ही रहने देते हैं। पंच परमेष्टि भगवान की जय।